मोदी जी जो बोल रहे हैं ना दिमागी नक्सल और ये सब नक्सल, अगर वो बोलना चाह रहे हैं तो वो हमने किया है, मैंने किया है, मेरे से कर लें जो करना है। बाकी लोगों को छोड़ दें अभी कुछ दिन के लिए। पहले मैंने ही किया सब कुछ, मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ। मैं सबको भड़का रहा हूँ पूरे देश में, बच्चों को भी, जेन को भी, बड़ों को भी, सब। हम चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी सुरक्षित रहें। जेल में चक्की नहीं पिसवानी उनसे, सालों साल तक, उन्हें अभी 100 साल तक चक्की पीसनी है। और बहुत सारे लोग मित्र हमारे पूछते हैं चक्की पीसने का प्रावधान नहीं है। चक्की पीसने का प्रावधान है, मुशक्कत होती है, जो लोग जेल के अंदर रहते हैं उन्हें अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, तो चक्की पीसना भी उसमें से काम है। हम चाहते हैं देश को अच्छा अनाज मिले तो उनसे चक्की पिसवाएंगे। अभी जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसमें सिर्फ प्रधान साहब का इस्तीफा हुआ है, अमित शाह साहब का तो इस्तीफा भी नहीं हुआ। अभी इस्तीफा निजात होती है एक तरह से, तो जो बात हम बोलते हैं दूसरों के लिए वो हम पे भी लागू होती है। इस्तीफा एक तरीके से निजात होती है कि मनन कुमार मिश्रा जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो एक लबादा ओढ़े वो, और एक बुरका ओढ़ के और निकल लें। इस्तीफा ये नहीं, मुकदमे तो चलेंगे ही, जो अपराध किए हैं उसके मुकदमे भी चलेंगे। उन्होंने तो बहुत सारे काम कर रखे हैं। गोवा में एक वो बना लिए, एक 5 स्टार कोई संस्थान बना लिया है, जिसके वो ऐसा बताया जाता है कि वो मतलब उम्र भर ताउम्र उसके वो पैट्रन या क्या रहेंगे, मालिक रहेंगे। तो ताउम्र की कोई कंडीशन नहीं होती है, उनको उस पद से भी इस्तीफा होगा, सब जगह से वो इस्तीफा देंगे और ये चेक किया जाएगा। और ये हमने अपने पत्र में भी लिखा है, मैं पत्र भी आपको शेयर कर दूंगा अभी, कि क्या वो वकील लेने लायक भी हैं या नहीं है, इसकी भी छानबीन होगी अभी। क्योंकि जो हरकतें उन्होंने की हैं वो वकील के लायक नहीं। कोई अच्छा वकील, कोई समझदार वकील ऐसी बातें करेगा ही नहीं कि जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको तुम बार काउंसिल, सारी स्टेट बार काउंसिल्स को डायरेक्शन दे दोगे। क्या हो क्या रहा है, कौन सा फ्रॉड चल रहा है, क्या बन क्या गए हैं वो मनन कुमार मिश्रा जी, क्या बन गए हैं, कहाँ बैठ गए हैं वो, क्या हो गया उन्हें, सर पे चढ़ गई सक्सेस, अभी उतर जाएगी। सर, जिस आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं पूरे देश में चिंगारी लग गई। अब तो जो छोटे जैन जी, जो अल्फा है सर, देश में ऐसे समझिए से क्रांति आ रही है सर। आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, और ये निरंतर होना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी हट जाए। 5 साल का बच्चा जवाब मांग रहा सरकार से, कौन नहीं मांगना चाहिए। भड़का तो हम जैसे लोग ही रहे। अब किसी और को क्या बोलूं, हम जैसे लोग ही भड़का रहे हैं। जो करना है हमारे साथ कर लो, हम ही भड़का रहे हैं, लेकिन कोई भड़काने से भड़कता नहीं है। वो जिस 5 साल के बच्चे को स्कूल में उसका स्कूल छीन लिया गया जहां वो जाता था, वो कुछ बोलेगा नहीं। मां तक से लड़ाई करते हैं बच्चे, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बच्चे, सिर्फ उनकी आवाज सामने आ रही है, बच्चे घरों में भी लड़ाई करते हैं कि माता जी ने ये काम। जब माँ से आदमी जिद बहस कर सकता है, माँ के सामने रोता है ना दूध के लिए भी बच्चा, वो तो तब 1 साल का भी नहीं होता, तब भी रोता है ना। तो ये वो रोना है बच्चों का। बच्चे क्या बेवकूफ़ होते हैं? बच्चों को बेवकूफ़ समझने की गलती ना करें। और जेन जी की जहां हम बात कर रहे हैं ना, जेन जी आज से नहीं, ये तो इसे एक नाम दे दिया गया। भगत सिंह साहब की कितनी उम्र थी? 23 साल। तो उनसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति था उस टाइम पे कोई, बाबा साहब को छोड़ के उस समय देखा जाए तो? बताओ मुझे आप। तो ये सब चीज़ें हैं जो समझने की हैं, और ये सबसे अच्छा काम हो रहा है देश में। अब इसका क्रेडिट जो भी लेना चाहे ले ले, लेकिन अगर ये क्रेडिट हमें मिले, अगर कोई मतलब मोदी जी जो बोल रहे हैं ना दिमागी नक्सल और ये सब नक्सल, अगर वो बोलना चाह रहे हैं तो वो हमने किया है, मैंने किया है, मेरे से कर लें जो करना है। बाकी लोगों को छोड़ दें अभी कुछ दिन के लिए। पहले मैंने ही किया है सब कुछ, मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ। मैं सबको भड़का रहा हूँ पूरे देश में, बच्चों को भी, जेन को भी, बड़ों को भी, सब तो हैं मोदी जी के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, इस भ्रष्ट तंत्र के, इस भ्रष्टाचार, इस करप्शन के, इस देश को तोड़ने वाली गतिविधियों के जितने लोग हैं, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मैंने सिखाया, मेरे साथ कर लें जो किया जाए, आ जाए। सर, जेएनयू की एक रिपोर्ट आई है जहां पर बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा, नियुक्तियों में आरएसएस के लोगों को लगाया जा रहा है। आरएसएस का नाम ही भ्रष्टाचार, देशद्रोह है। और राहुल गांधी जी फिर भटक गए, फिर आरएसएस में अच्छाई ढूंढने लगे। स्लीपर सेल्स राहुल गांधी जी को कुछ नहीं करने देंगे। अब ये बताने लगे, मतलब मुझे तो हैरानी होती है, कौन किसके बहकावे में? राहुल गांधी जी समझदार व्यक्ति हैं भी या नहीं है, मुझे इस बार पे भी अब पहली बार शक होने लगा। इतना कैटेगोरिकली बोल के कि आरएसएस को इस देश से बाहर निकालना है। अब वो ये बोल रहे हैं कि आरएसएस के जो लोग थे वो अच्छे लोग थे, जो मतलब वो जो सोनकर थे, जो लोहार थे, जो दुकानदार थे, वो सब आरएसएस के लोग थे। आरएसएस के लोग भी आरएसएस से नाराज हो गए, ये मतलब नाराज हो गए। ये एक आरएसएस को जस्टिफाई करने का रास्ता जो दे रहे हैं राहुल जी, इसकी हम निंदा करते हैं साफ शब्दों में।
आरएसएस पहले दिन से और आज तक पहले दिन से देशद्रोह के लिए ही कार्य कर रही है, और वही आज वो भी कर रही है, आज भी वही कर रही है। और नेहरू जी से अगर कोई गलती हुई है ना, जिसको राहुल जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो सबसे बड़ी गलती, बहुत सारी और भी गलतियां हुई होंगी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन एक गलती जो माफ़ी लायक नहीं है, जिसकी माफ़ी जितनी मांगी जाए वो कम है, वो था आरएसएस के ऊपर से बैन वापस लेना। और ये राहुल जी को इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर माफ़ी मांगनी है किसी चीज़ की तो। बाकी सब चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आरएसएस जितनी ताकतवर हुई है पिछले 12 साल में, देश का बेड़ा गर्क उतना ही हुआ है ना। और क्या सबूत चाहिए बताओ आप? आरएसएस के बारे में कोई भी अच्छी बात करना आरएसएस के साथ जो संलिप्तता का सबसे बड़ा सबूत होता है। आरएसएस के पास कुछ अच्छा नहीं है, और जो दूर दूर के भ्रष्टाचारी बेईमान लोग होते हैं ना, आरएसएस उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे हमारे दूसरे अभी टीएमसी के बहुत सारे लोग चले गए ना, ये सब आरएसएस अपनी तरफ खींच लेती है। जितना कूड़ा कचरा होगा ना, सब आरएसएस अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि उसी से उनकी ताकत है। खड़गे साहब ने सबूत वो कागज मांगे हैं आरएसएस के कि आप 100 साल से संगठन चला रहे हैं, अपना कागज दिखाइए, रजिस्ट्रेशन दिखाइए। अब कागज मांग से क्या होता है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो बोल रहा हूँ ना, नेहरू जी ने जो सबसे बड़ी गलती की है उसकी माफ़ी मांगे ना खड़गे जी भी, कि आरएसएस के ऊपर से बैन क्यों हटाया था। देखिए, हमें कड़वी बातें करना शुरू करना पड़ेगा, जब ही देश की दिशा और दशा ठीक होगी। अब राहुल जी के बारे में खड़गे जी बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं वो, कि आरएसएस के अंदर भी अच्छे आदमी होते हैं। ये कौन सा तरीका है? कोई भी, कौन से हमारे ओबीसी के लोग कभी आरएसएस में थे बताओ आप? कुछ मुट्ठी भर लोग जो इनके पेड लोग होते हैं, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। 2 सीटें आई थी 84 में इनकी, वो भी पता नहीं किस तरीके से आई थी। वो अभी भी तो 2014 में अहमद पटेल साहब ने तो इलेक्शन जिताया मोदी जी को ईवीएम के जरिए, वरना कौन सा जीत रहे थे। इन सब चीज़ों के बारे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है ना। ये सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट होनी है कि आरएसएस कौन सा इलेक्शन अपना ईमानदारी से जीती है। ईवीएम की बात छोड़ देते हैं हम, चलो ईवीएम की बात भी छोड़ देते हैं। जैसे ही व्यक्ति कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लें, राहुल जी पढ़ लें तो अच्छा रहेगा उनके लिए। किसी स्लीपर सेल की बात ना सुना करें। सारे देश की दिशा को वो मिसडायरेक्ट करते हैं कई बार, इतनी अच्छे काम करके सारा जो एकदम से डायरेक्शन लेस कर देते हैं ना कंट्री को, वो ये उनको जिम्मेदारी से बोलनी पड़ेंगी चीज़ें। ये हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ध्यान से पढ़ें। अगर कोई बात इस तरह की करता है जो कम्युनल है, अगर कोई झूठे वादे करता है तो वो झूठा इलेक्शन हो जाता है। वो इलेक्शन, जैसे मैंने अभी अपने बारे में भी बोला, अगर मैं ये वादे नहीं निभाऊंगा तो मुझे उस पद से हट जाना पड़ रहा है। अब मुझे ये बता दें कि आरएसएस और बीजेपी कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो देश में सांप्रदायिक जो भावनाएं वो भड़काए बगैर जीते हैं, अगर हम ईवीएम को भूल भी जाएं। बता दीजिए मुझे। 100 साल में किसी ने कागज नहीं मांगे, 100 साल में कई सरकार आई, कई सरकार गई, पहली बार ये मुद्दा उठाया है सर देश में। कागज मांगने से क्या होगा? जेल भेजना कागज से क्या होगा? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। कागज मांग के क्या हो जाएगा? ये मतलब ये एक जनता को जो आज आंदोलन का माहौल बन रहा है ना, उसको शांत करने जैसी बात है। कागज क्या होता है? आरएसएस एक भ्रष्टाचारी, एक देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन है। सीधी सीधी मांग है, जैसे ही कोई अच्छी सरकार आएगी इस पे बैन करेगी। बीजेपी के 550 के करीब जो महल हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए वो नेशनलाइज होंगे। बच्चों के लिए वहाँ पे ये जेन अल्फा के लिए और जेन जी के लिए वहाँ पे वो हॉस्टल्स बनेंगे, और वहाँ पे लाइब्रेरीज बनेंगी। आरएसएस के लाखों ऑफिस हैं पूरे देश में, वहाँ पे यही बच्चों को दे दिए जाएंगे ना सब, वो नेशनलाइज करके। जो मोदी जी की और अमित शाह जी की और अडानी अंबानी यूसुफ लूली जी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब जब्त करके दे दी जाएंगी। इतनी सी बात है, कागज मांगने का कौन सा ये तरीका है? संगठन है, शाखा चल रही है उनकी देश भर में, देश विदेश में सर। वह दूसरी बात है कि उनको तो इग्नोर किया गया है ब्रिटेन में पहली बार कि इनको जो है यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी कार्यक्रम करने की। भाई ब्रिटेन से हमें क्या लेना है? हमें भारत का देखना है। भारत में उन्हें कोई कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं मिलेगी, और जो कार्यक्रम करके जो उन्होंने माल कमाया है वो वापस देश को वापस देना है। देश खुशहाल ऑटोमेटिक रात भर में हो जाएगा। ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिक्योरिटी मिलेगी सर उनको, तो क्या डर है उनको किसी को? नहीं, हमें डर है। हम चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी सुरक्षित रहें। जेल में चक्की नहीं पिसवानी उनसे सालों साल तक। उन्हें अभी 100 साल तक चक्की पीसनी है। और बहुत सारे लोग मित्र हमारे पूछते हैं चक्की पीसने का प्रावधान नहीं है। चक्की पीसने का प्रावधान है। मुशक्कत होती है, जो लोग जेल के अंदर रहते हैं उन्हें अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, तो चक्की पीसना भी उसमें से काम है। हम चाहते हैं देश को अच्छा अनाज मिले तो उनसे चक्की पिसवाएंगे।